हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रोस लॉ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको यही पूछा जाता है कि एवोगैड्रोस लॉ होता क्या है। तो एवोगैड्रोस लॉ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है। एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर अगर अलग अलग गैसेस का सेम रखते हो और अगर उनका वॉल्यूम भी सेम है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास अलग अलग कंटेनर है, सपोज एक कंटेनर ये है, इसमें मैंने हाइड्रोजन गैस रखी है, दूसरा कंटेनर ये है, इसमें मैंने ऑक्सीजन गैस रखी है, और तीसरा कंटेनर इसमें मैंने कोई तीसरी गैस रखी है, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड गैस रखी है। तो तीन अलग अलग गैस इन तीन अलग अलग कंटेनर्स में हमने रखी हैं। अगर इन तीनों कंटेनर्स का अगर वॉल्यूम सेम है, इक्वल वॉल्यूम बोला गया, तो अगर इन तीनों कंटेनर का इक्वल वॉल्यूम है तो तीन इक्वल वॉल्यूम के आपने कंटेनर लिए, तो अगर इन कंटेनर्स का टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम है तो एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि अगर अलग अलग कंटेनर्स में इक्वल वॉल्यूम्स के अलग अलग कंटेनर्स में आप सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अलग अलग गैसेस भी लेते हो तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, मतलब अगर इन तीनों कंटेनर्स में टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो इसमें जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे और उतने ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि एप्लीकेशन क्या है, क्या यूज़ है एवोगैड्रोस लॉ का। तो एवोगैड्रोस लॉ के दो यूजेस हैं। पहला, टू कैलकुलेट द एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट्री गैस। एटोमिसिटी आप जानते हो कि किसी भी मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं किसी भी गैस के। तो एटोमिसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको पता है कि जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी गिवन वॉल्यूम में सेम रहेंगे, तो अगर किसी एक गैस की एटोमिसिटी इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम रहेंगे। तो अगर एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स होते हैं तो उसका मास क्या होगा, कम होगा। तीन एटम्स होते हैं तो ज़्यादा होगा। तो एटोमिसिटी अगर ज़्यादा होगी तो उसका मास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसके मास की हेल्प से हम एटोमिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आता है आपके पास रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच की रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि वेपर डेंसिटी का मीनिंग होता क्या है। तो वेपर डेंसिटी का आप मीनिंग ध्यान में रखना। वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है या डेफिनेशन होती है, वेपर डेंसिटी होता है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मास of a given volume, mass of a given volume of a gas divided by mass of same volume of हाइड्रोजन गैस। तो जो रेशियो होता है किसी भी गैस का और हाइड्रोजन गैस का, अगर आप उसका वॉल्यूम सेम लेते हो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये ध्यान में रखना, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। तो किसी वॉल्यूम का जो मास होता है किसी भी गैस का और उतना ही वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन का आप लेते हो तो उसका जो मास होता है, इस रेशियो को हम कहते हैं वेपर डेंसिटी। आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि वेपर डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होगी, तो इस रेशियो को हम कहते हैं वेपर डेंसिटी। तो आपको पता है कि अगर आपने वॉल्यूम सेम लिए हैं, मास सेम लिए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं, तो यही जो रेशियो होगा वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी जो होगा वो किसके इक्वल भी होगा, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सेम रेशियो होगा कि किसी गिवन वॉल्यूम का मास होगा किसी भी गैस का और हाइड्रोजन का, वही रेशियो होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन का। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि जो गिवन वॉल्यूम होता है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम रहेंगे, हाइड्रोजन हो या कोई भी और दूसरी गैस हो। तो ये जो, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों में सेम है तो वो सेम रेशियो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल जो उस गैस का होगा और एक मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन का होगा, उसका जो मास का रेशियो होगा वो भी सेम होगा। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल का जो आप मास लेते हो डिफरेंट यूनिट्स में, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, वेपर डेंसिटी का VD से डिनोट कर सकते हो। अब आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास जो लेते हो आप, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 2 AMU। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास
ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2। तो आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड। तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 मॉलिक्यूलर मास होता है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी गिवन है तो आप मॉलिक्यूलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, या मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो आप वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास का हाफ, या मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी का डबल। तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मोल कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से आप वॉल्यूम, और अगर वो कोई गैस है तो गैसेस के वॉल्यूम या फिर उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास के बीच में रिलेशनशिप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि मोल का मतलब होता क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1 मोल की जो डेफिनेशन होती है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, C12 जो होता है आपके पास, जो आइसोटोप होता है C12, उसके 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं उसी को हम कहते हैं 1 मोल। तो उसी क्वांटिटी को हम कहते हैं 1 मोल। तो बेसिकली 1 मोल आपको ये समझना है कि 1 मोल कुछ और नहीं होता है, 1 मोल जस्ट एक नंबर होता है। और वो नंबर कितना होता है, वो नंबर उतना ही होता है जितने 12 ग्राम ऑफ C12 में एटम्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कितने एटम्स होते हैं। तो 12 ग्राम C12 में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दैट इज अबाउट 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसी को हम 1 मोल कहते हैं। तो जैसे 1 मोल के बारे में आपको क्या समझना है, जैसे 1 डजन है, 1 डजन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। वो नंबर कितना होता है 12। तो उसी तरीके से 1 मोल भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और वो नंबर कितना होता है दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक मोल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं C12 के, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। और इस नंबर को हम एक नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, या फिर हम इसको एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रोस नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये कॉन्सेप्ट आगे क्या कहता है, कैसे हम इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मास ऑफ द सब्सटेंस। तो आपको यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12, तो आपको पता होगा कि जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है दैट इज ऑल्सो 12, और 12 ग्राम ऑफ कार्बन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो AMU में होता है और यहाँ पे ग्राम में है। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल के मास को हम लोग कहते हैं मोलर मास। इसका आपको ध्यान में रखना है। मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड मोलर मास। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 1 मोल का जो मास है दैट इज 12 ग्राम, क्योंकि 12 ग्राम में 1 मोल होता है। ये तो डेफिनेशन है। तो इसका, और आपको पता है कि जो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो भी क्या होता है 12 होता है, लेकिन वो AMU में होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसकी, एटॉमिक मास की और मोलर मास की, अगर वो सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में है तो वो सेम होता है, और अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसका जो मोलर मास होगा वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा न्यूमेरिकली। बट यूनिट दोनों की अलग अलग होगी। मोलर मास की यूनिट क्या होगी, ग्राम, क्योंकि मास किस में लिया जाता है, ग्राम, ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है, जबकि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की यूनिट AMU होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वो एटॉमिक मास यूनिट में आता है और मोलर मास ग्राम्स पर मोल में आता है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला गया कि H2O वाटर का मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं,
2 इंटू 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है प्लस ऑक्सीजन का 16, दैट इज इक्वल टू 18। तो 18 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, और मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होगा? मोलर मास के। न्यूमेरिकली टोटल नहीं इक्वल होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो क्या होता है, एक रेशियो होता है एक मॉलिक्यूल के मास का और कार्बन 12 के मास के 1/12 का जो रेशियो होता है उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। लेकिन मोलर मास न्यूमेरिकली इसी के इक्वल होगा, लेकिन यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मोल। तो आप कह सकते हो कि वाटर के 1 मोल में कितना ग्राम होते हैं? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम वाटर का 1 मोल होगा। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का आप कैलकुलेट करोगे तो उसका जितना मॉलिक्यूलर मास होगा वो होता है जैसे 44, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 1 मोल। तो यहाँ से आपको रिलेशनशिप समझ में आ गई कि 1 मोल कैसे रिलेटेड होता है किसी भी सब्सटेंस का मास से। 1 मोल का जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू मोलर मास। तो यहाँ से आपको रिलेशनशिप पता चल गई किस किस चीज़ के बीच में? मोल, नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास के बीच में। और यहाँ से दूसरी रिलेशनशिप तो आपको ऑलरेडी पता है कि 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल्स जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल्स ही हों, तो वो एटम्स भी हो सकते हैं और वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो मैं जस्ट एटम्स या मॉलिक्यूल्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको पार्टिकल्स बोल रहा हूँ। और वो कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब यहाँ से आपको एक और चीज़ का पता करना है, और वो वॉल्यूम का। आपने देखा होगा, हमने एवोगैड्रोस लॉ में पढ़ा था कि किसी भी गैस के लिए अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखते हो, तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो वॉल्यूम्स भी सेम होंगे। इसका मतलब गैसेस चाहे कोई भी हो, अगर उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो किसी गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उनका वॉल्यूम भी सेम होता है। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने वो वैल्यू कैलकुलेट की, और वो वैल्यू कितनी निकली? द वॉल्यूम, आपको ध्यान रखना है, वॉल्यूम ऑफ कितने पार्टिकल्स? इतने पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स किसी भी गैस का, क्योंकि सेम ही होगा, क्योंकि सारे गैसेस का वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा। तो 1 मोल इसी को कहते हैं हम लोग। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, किस चीज़ पे हम लोग, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस लेते हैं तो हम लोग निकालते हैं एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। दिस इज 22.4 लीटर। तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का वो कितना होता है? 22.4 लीटर। सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ अ गैस एट STP। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है वॉल्यूम वाली, वो केवल किस चीज़ के लिए यूज़ होगा? केवल गैस के लिए। अगर वो सॉलिड या लिक्विड है तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और साथ साथ ये STP पे ही होगा, ना कि किसी भी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो आपको एक गैस इक्वेशन पता है, दैट इज P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2। अगर आपको किसी और कंडीशन में वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप STP पे निकाल लीजिए। तो जो 22.4 लीटर होगा वो STP पे ही होगा। तो यहाँ से आपको रिलेशनशिप पता चल गई किस चीज़ के बीच में? मोल के, नंबर ऑफ मोल्स के, और मोलर मास मतलब मास के। तो 1 मोल का मास क्या होता है वो पता चल गया आपको। 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं वो भी पता चल गया, और 1 मोल में वॉल्यूम कितना होता है गैस के लिए STP पे, वो भी पता चल गया। अब आप एक रिलेशनशिप और देख रहे हो, 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास। अगर मैं 2 मोल्स बोलूँ तो 2 मोल्स इक्वल टू 2 इंटू मोलर मास। तो 3 मोल्स इज इक्वल टू 3 इंटू मोलर मास। 4 मोल इज इक्वल टू 4 इंटू मोलर मास। तो अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ से? मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। भाई अगर 1 मोल है तो क्या कितना हो जाएगा उस सब्सटेंस का मास? दैट इज मोलर मास इंटू 1। अगर 2 मोल है तो उसका मास कितना हो जाएगा? मोलर मास इंटू 2। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मिल गया आपको। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो होप कि ये रिलेशनशिप आपको समझ में आ गई हो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो दिस इज द रिलेशनशिप। नाउ अब इस रिलेशनशिप का क्या यूज है? अगर आप मोल कॉन्सेप्ट को एज होल देखो तो मोल कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको मोल कॉन्सेप्ट से कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उसको। तो अब ये रिलेशनशिप क्या है? ये रिलेशनशिप इन सब के बीच की है। मतलब अगर आपको 1 मोल में पता है कि 1 मोल का मास कितना होता है मोलर मास के इक्वल, और 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर, और 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो इतने होते हैं। चलो
एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं इसको। चलो एक ऑक्सीजन की हेल्प से देख लेते हैं, O2 ऑक्सीजन गैस। तो आपको पता है ऑक्सीजन गैस का जो मोलर मास होता है वो 32 ग्राम होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 1 मोल ऑक्सीजन का जो मास होगा वो कितना होगा, 32 ग्राम। तो 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप बात करो किस चीज़ की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, तो आपको पता है 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज 6.02 × 10⁻23। 1 मोल ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर। तो अब आप यहाँ से, क्योंकि सब 1 मोल के इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि 32 ग्राम का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर है। तो अब अगर मुझे 1 ग्राम का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो दैट विल बी इक्वल टू, बस आपको यूनिटरी मेथड ध्यान में रखना है, दैट विल बी इक्वल टू 22.4 डिवाइडेड बाय 32 लीटर। और अगर आपको 22.4 लीटर का, क्योंकि आपको मास पता है, दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम, ये ऑक्सीजन के लिए केवल, तो 1 लीटर का मास कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 22.4। सिर्फ आपको यूनिटरी मेथड यूज़ करना है और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।